कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए यूसीसी ला रहे हैं। इस देश में यूसीसी का जो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा वो आदिवासियों पे पड़ेगा। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। पार्लियामेंट 146 सांसद एक साथ संसद से निलंबित किए जाएं बिल पास कराने के लिए, उनको कहीं सुना ना जाए। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या। तेल बिक गया, रेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। ये सरकार बेहिस सरकार है, कोई मतलब ही नहीं। जैसे उनको अपने है ही नहीं है लोग, उनके लिए राजनीति का मतलब लोगों की सेवा या लोगों के लिए सर्व करना, ये सब कुछ नहीं। वो चंद उद्योगपति दोस्तों के प्रधानमंत्री हैं। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। दर्द कितना किसे अब सुनाएं सुनो, जख्म अपना कहाँ अब दिखाएं सुनो, रोएं चीखें या फिर गिड़गिड़ाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। सब्जवादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या बताएं यहाँ कौन हमदर्द है। जिन पहाड़ों पे था नाज मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। आ गई हैं हजारों बलाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। We are covering Bharat Jodo Nyay Yatra, the Bihar chapter, and Bihar is extremely significant just not for the historical reasons, for the movements that we have seen in the past, but also for the fact that Bihar is the only state in the country where one chief minister has taken oath of the chief minister for 9 times, even without being elected 9 respective times. And in Bihar एक वातावरण है जिसमें एक शब्द बहुत फेमस हो गया है, पलटू राम। ये मैंने नहीं कहा सर, और उनको भी आपत्ति नहीं होना चाहिए बिकॉज लालू प्रसाद यादव ने कहा था। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा मिस्टर इमरान प्रताप गिरी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। मैंने आपको सुना आज, आपका स्पीच भी सुना, और आप धराधर जो अंताक्षरी के जैसे अब शायरी छोड़ते हैं सर, तो अगर नीतीश कुमार का नाम मैं आप लूँ तो शायरी वाला पहला शायरी कौन सा आएगा सर? नहीं, वो मेरा एक उनके लिए एक बड़ा पुराना शेर है मेरा। हाँ। कि कितनी बेअदबी से उनका नाम पुकारा जाता है। हाँ। उस पे गज़ब है ये कि सुबह शाम पुकारा जाता है। कल तक जिस महफिल में उनका नाम सुशासन बाबू था, आज उसी में उनको पलटू राम पुकारा जाता है। तो ये तो वो अपने आप में अनूठे हैं। हाँ। लेकिन मुझे जो इस पूरे एपिसोड में सरकार बदली, चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, फिर से इस्तीफा दिया, वो पहले चीफ मिनिस्टर हैं जो चीफ मिनिस्टर रहते हुए चीफ मिनिस्टर बनने के लिए चीफ मिनिस्टर पोस्ट से इस्तीफा देते हैं। हाँ। तो वो अपने आप में अद्भुत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो अभी 10 दिन पहले, 10 दिन भी नहीं गुजरे, 8 दिन पहले, 8 दिन भी नहीं गुजरे हैं, मतलब 7 दिन पहले राम को लाने का दावा कर रही थी। वो कह रही थी हमने सब फतेह कर लिया, विजय कर लिया। उसे उस पूरे इवेंट पे भरोसा नहीं था, इसीलिए राम को लाने वाले पलटू राम को भी ले आए। सर ये सवाल बहुतों के मन में है, और आज जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो एक इंसान मुझे कहा, और वो रह गया वो सवाल। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्हें माना जाता है विश्व में सबसे पॉपुलर लीडर, जिनका सोशल मीडिया जो फॉलोअर्स है दैट इज़ अनमैच्ड, बीजेपी हर इलेक्शन में प्रधानमंत्री को सामने रख के चुनाव लड़ते हैं। तो क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री जैसे, मोदी जैसे इतने बड़े हो गए, क्या उनसे भी बड़े हो गए कि बीजेपी को आज ये नौबत आ गया नीतीश कुमार को अपने फोल्ड में लेना पड़ा? देखिए, नीतीश कुमार उतने बड़े नहीं हो गए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है।
22 जनवरी को जो पूरा इवेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसको राजनीतिक इवेंट बनाया, उसके बावजूद देश में भाजपा को वैसा आउटकम दिखता हुआ नहीं दिख रहा है, मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। और यही वजह है कि अब वो चाहते हैं कि जो इंडिया अलायंस बन रहा है और जो एक ज़मीन पर, धरातल पर मजबूत टक्कर दे रहा है, उसको कैसे बिखेरा जाए। इसलिए पहले बिहार में, फिर उसके बाद सरकार पलटने भर से मतलब संतुष्टि नहीं मिली तो लालू जी जैसे बुजुर्ग आदमी को 70 साल से ज़्यादा एज हो गई जिनकी, उनको बुला के 8-8 घंटे 9-9 घंटे पूछताछ करना, आज तेजस्वी को बुलाना, और ये तब जब राहुल गांधी की यात्रा बिहार में प्रवेश कर रही थी। एक तरफ भाजपा कहती है कि उसे राहुल गांधी से कोई डर नहीं, राहुल गांधी तो अप्रासंगिक हो गए हैं और मतलब राहुल गांधी तो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। और फिर जब राहुल गांधी किसी मिशन पे निकलते हैं तो पूरी मशीनरी लगा दी जाती है, अपने चीफ मिनिस्टर्स लगा दिए जाते हैं, फालतू बयानबाजी की जाती है, सोशल मीडिया पर ट्रोल कराया जाता है। तो ये राहुल गांधी की ताकत है। यहाँ नीतीश कुमार बड़े नहीं हो गए, यहाँ राहुल गांधी की जो स्वीकार्यता बढ़ रही है देश में, एक विश्वसनीयता बढ़ रही है। लोगों को ये लग रहा है कि पूरा सब बिक जाएं, सब झुक जाएं, लेकिन एक आदमी नहीं बिकेगा, एक आदमी नहीं झुकेगा। उसका नाम है राहुल गांधी। वो चट्टान की तरह खड़ा है, लड़ रहा है। 55 घंटे ईडी में बुला के पूछताछ कराना, सारी प्रताड़ना, मेंबरशिप ले लेना, घर छीन लेना, लेकिन वो आदमी आज भी सवाल पूछ रहा है और भारत की सड़कों पर सवाल पूछ रहा है। तो दरअसल राहुल की विश्वसनीयता और उनकी स्वीकार्यता इतनी बढ़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कोई गठबंधन इस तरह का ग्राउंड पे बने जो उनके लिए परेशानी पैदा करे। लेकिन आज की रैली और पिछले 2 दिन से बिहार के लोगों का प्यार देख करके मैं ये कह सकता हूँ, मैं लगातार यात्रा के साथ हूँ, कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले गए, लेकिन जनता महागठबंधन के साथ है। राहुल जी की यात्रा में आ रही है, लालू जी के लिए बोल रही है, तो ये अच्छे संकेत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, आप नीतीश कुमार का मुद्दा छेड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार वाला चैप्टर होने से पहले ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा कि कहाँ पे है गठबंधन, वेयर इज द अलायंस। बंगाल में नो अलायंस, तृणमूल कांग्रेस will contest in all 42 seats in Bengal all alone. Yes, she said कि after election देखा जाएगा, we are all secular parties and we would do everything possible to keep BJP out of power. Understandable that she is keeping the door open. लेकिन where is the alliance, sir? You have Aam Aadmi Party, you have Aam Aadmi Party Chief Minister Bhagwan Mann openly saying that पंजाब में नहीं होगा, ममता बनर्जी saying बंगाल में नहीं होगा। तो बीजेपी आज कह रहा है कि ये तो मजाक है, राहुल गांधी भारत को जोड़ने के लिए निकला और उनका अलायंस टूट रहा है, अलायंस नहीं जोड़ पा रहे, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तमल जी, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाजपा उस नैरेटिव को बिल्ड करना चाहती है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। देखिए, ममता ने ये कहा कि हम साथ नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि इंडिया अलायंस खत्म हो गया, इंडिया अलायंस टूट गया। हम अलायंस में हैं लेकिन साथ नहीं लड़ेंगे। भगवंत मान का आप जिक्र कर रहे हैं, वही अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग फाइनल कर चुके हैं। तो भगवंत मान बड़े हैं या अरविंद केजरीवाल बड़े हैं? भाजपा जानती है कि जो तिकड़म वो अपनाती है चुनाव लड़ने के लिए, जो गोटियां वो फिट करती है शतरंज की चालें, इंडिया अलायंस उसको समझ रहा है और उस हिसाब से चल रहा है। टैक्टिकल अलायंस, आप खरगे जी की इससे पहले की बाइट उठा के देखिएगा, या इंडिया अलायंस के और भी कई नेताओं की बाइट उठा के देखिएगा कि हम साथ लड़ेंगे, कुछ जगहों पे हम टैक्टिकल अलायंस करेंगे, कुछ जगहों पे हम फ्रेंडली फाइट करेंगे। तो आप बंगाल का जिक्र आए या फिर पंजाब का जिक्र आए, गठबंधन है। अच्छा। इंडिया अलायंस है। अच्छा। अब कितनी सीटों पे हम साथ लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, कितनी सीटों पे फ्रेंडली फाइट करेंगे, लेकिन अल्टीमेट पूरे देश को ये समझना पड़ेगा और तमाम अपोजिशन को भी समझना पड़ेगा कि अगर आप अपनी राजनीति को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की राजनीति मानते हैं, अगर आप लोकतंत्र को बचाने की राजनीति करते हैं, तो फिर आपको इस अलायंस में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहना पड़ेगा। ये अलायंस जरूरी भी है और मौजूदा दौर में संविधान बचाने के लिए पूरे देश की मजबूरी भी है, बचाना पड़ेगा अलायंस। खुद की मजबूरी नहीं है सर? देखिए,
हम मजबूर नहीं हैं, कहीं से नहीं, हम मजबूत हैं। हम पहले दिन से सड़क पर हैं, हम लगातार लड़ रहे हैं। हम कुछ स्टेट में आपको हमारा सांगठनिक ढांचा कमज़ोर लड़ सकता है, लेकिन आज देश में एक भी ऐसा व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से उबा हुआ है, वो ये जानता है कि असल लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। आप खुद उत्तर प्रदेश से है सर, उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है? समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग अभी तक पूरा सामने नहीं आया है, इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं कि किस दिशा पे जा रही है, पॉजिटिव या उधर पे भी खेला? नहीं, वहाँ कोई खेला नहीं है। और छोटे छोटे मतभेद गठबंधन में हमेशा होते हैं। वो हमारे यहाँ से ज्यादा मतभेद भाजपा में है। बस भाजपा का मतभेद मीडिया दिखाती नहीं। ओम प्रकाश राजभर सुबह शाम भारतीय जनता पार्टी को जिन शब्दों में कोसते हैं ना, वो हम यहाँ बता भी नहीं सकते। जीतन राम मांझी इसी बिहार से हैं। धर्म की पॉलिटिक्स करने वाली भारतीय जनता पार्टी पे उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं इससे पहले, या फिर देवताओं के खिलाफ, देवियों के खिलाफ जो उनके स्टेटमेंट रहे हैं, ठीक है, वो उनकी अपनी एक वैचारिकी है, हम उस बहस में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन रहे हैं। लेकिन जेपी नड्डा जी उनको चिट्ठी लिख के बुलाते हैं। तो गठबंधन बनाने के लिए, एनडीए बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा से समझौता कर रही है, अपने उसूलों से समझौता कर रही है। ऐसे में हम जब यहां इस तरह से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर या कहीं कहीं टैक्टिकल अलायंस करते हुए दिखते हैं, तो मीडिया के जरिए एक प्रोपेगेंडा बनाती है कि नहीं अलायंस तो टूट रहा है। भाई, अलायंस से आपको इतनी तकलीफ क्यों है? जब आपको लगता है कि आप तो 400 सीट जीतने जा रहे हैं और हाँ अजय हो गए हैं, आप दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता हैं, आपको तो फिर आप इतने परेशान क्यों हैं? आपका प्रेडिक्शन क्या है? बीजेपी को कितने सीटें मिलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी बहुमत के करीब नहीं आने जा रही है 2024। तमाम तामझाम के बावजूद भाजपा जानती है कि जो नैरेटिव उन्होंने धर्म की जितनी फसल काटनी थी उन्होंने काट ली है। आप कह रहे हैं कि राम मंदिर फैक्टर नहीं होगा? तमाम फैक्टर बनाने की कोशिश के बावजूद अगर हम बहुत प्रैक्टिकल बात करें तो आइए ग्राउंड पे हम बात करते हैं ना, स्टेट वाइज बात करते हैं ना। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी, जब पूरा कैडर क्रैश हो चुका है, जब उनके एमपी बाबुल सुप्रिया अब टीएमसी के एमएलए हो चुके हैं? क्या दोहरा पाएगी? नहीं दोहरा पाएगी। टेक्निकली आप समझिए, पिछले चुनाव में बिहार में महागठबंधन यानी कि जो एनडीए का महागठबंधन था उसने 39 सीटें जीती 40 में से। इसको पार तो नहीं करने जा रहे ना, इस पर कमी ही आनी है ना, और कमी बड़ी बुरी तरह से कमी आने जा रही है। आप आगे बढ़िए, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, जो पिछला चुनाव का रिकॉर्ड है उसमें कमी आने जा रही है, उसको पार नहीं करने जा रहे हैं। भाई, राजस्थान आपने क्लीन स्वीप किया था, वहां पर अभी कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। हरियाणा में आपकी सीटें कम होने जा रही हैं। आपकी हिमाचल में सीटें, मतलब हम आपको कड़ी टक्कर दे रहे हैं, हम उत्तराखंड में आपको कड़ी टक्कर दे रहे हैं, कर्नाटका में आप माइनस होने जा रहे हैं, तेलंगाना में आप माइनस होने जा रहे हैं, साउथ में आप टेक्निकली आप कहीं हैं नहीं, हम हर जगह गेन कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण राज्य है महाराष्ट्र, जहां बहुत अच्छा पिछली बार इनका प्रदर्शन था, इनके बड़ी तादाद में एमपी जीत के आए थे। इस बार महाविकास अघाड़ी का गठबंधन जो है वहां पर वो मतलब इनका सर्वे है, भाजपा का सर्वे है कि वहां बुरी तरह से भाजपा हारने जा रही, ये इनका सर्वे है। और आज अच्छी बात यह है कि प्रकाश अंबेडकर भी उस गठबंधन से जुड़ गए। तो अगर हम राज्यवार भी बात करें ना आंकड़ों पर, तो भारतीय जनता पार्टी आपको गेन करती हुई कहां दिख रही है? लेकिन उनका कहना है कि मंदिर बन गया है, जो वादा उन्होंने किया था मंदिर बन गया है, और राम के साथ अभी राष्ट्र भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री खुद कहे हैं, चारों तरफ ये जो नैरेटिव है या फिर जो उनका कहना है कि अभी देश में राम राज्य भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। पिछले 10 साल के शासन में नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके नाम पे वोट मांग सके। सिर्फ यही एक चीज है जिसके नाम पे वोट मांगेंगे। आप कह रहे हैं कि भगवान राम के नाम पे वोट मांगेंगे? मतलब आप बताइए ना, कुछ और किया जिसके नाम पे वोट मांग सके? वो डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांग सकते हैं, वो महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे वोट मांग सकते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार 2013 में जब पार्टी चुनाव लड़ रही थी और नरेंद्र मोदी चेहरा बनाए गए, तो उन्होंने 3 नारे दिए थे। पहला नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार।
इस नारे की सच्चाई क्या है इस वक्त? पेट्रोल डीजल 58 रुपए में था, आज 100 रुपए के पास है। गैस सिलेंडर उस समय 450-400 रुपए का था, वो 1000 रुपए के पास पहुंच गया। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, पेंसिल, कागज, कफन, सब पे जीएसटी लगा के आपने उसे महंगा कर दिया। तो महंगाई का नारा तो आपका धड़ाम से जमीन पर है। आप बहुत प्राउडली कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं 5 किलो। आपकी सत्ता जब से आई है तब से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे गुजारा करना पड़ रहा है सरकार के भरोसे। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? दूसरा नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाथरस, कठुआ, उन्नाव, सोनभद्र ओलंपिक पदक बेटियां लाने वाली घसीटी गईं। बेटियों ने अपने पदक वापस कर दिए, प्रधानमंत्री की चौखट पर ले जाकर रख दिए। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री ने लाल किले की दीवार पर खड़े होकर के पिछले 15 अगस्त को महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे लंबा चौड़ा भाषण दिया। भाषण खत्म होने के 2 घंटे के अंदर बलात्कार के दोषी, आरोपी नहीं, दोषी, जिन पे दोष सिद्ध हो चुका था, जेल में थे, सिर्फ बलात्कार नहीं बल्कि जघन्य हत्याओं के आरोपी, सामूहिक बलात्कार के आरोपी न सिर्फ छोड़े गए बल्कि उन्हें मालाएं पहनाई गई, उनका चुनावी इस्तेमाल किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिर से जेल भेजा। यह है नरेंद्र मोदी के दूसरे नारे की सच्चाई। तीसरा नारा था सबका साथ सबका विकास। एमजे अकबर, मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद जफर इस्लाम कहाँ हैं? किसी को कुछ पता है? तो आप कह रहे कि ये भाजपा के जितने नारे थे, हाँ, सारे नारे तो वो रसातल में जा चुके हैं। तो आप कह रहे कि भाजपा मुसलमानों का सम्मान नहीं करते, उनको साथ में नहीं वो रखते, इंसानों का सम्मान नहीं करते, गरीबों का सम्मान नहीं करते, इस देश में चंद उद्योगपतियों का सम्मान करते हैं। दरअसल भाजपा बहुत बारीकी से चाहती है कि ये नैरेटिव बिल्ड हो कि वो अपने वोटर को ये बता सकें कि हाँ हम मुसलमानों का सम्मान नहीं करते, उनको राजनीतिक ना तो प्रतिनिधित्व दे रहे हैं ना उन्हें समाज में कहीं कोई प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। आपने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में जो माइनॉरिटी का बजट था वो बजट कम कर दिया, आपने मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दिया, आपने मदरसा मैट्रिक और प्री मैट्रिक की जो स्कॉलरशिप थी वो बंद कर दिया, आपने सब कर दिया। आप जितना प्रताड़ित कर सकते हैं वो कर रहे हैं एक नैरेटिव बनाने के लिए, लेकिन आपका इशारा कहीं और है, आपकी मंशा कहीं और है और वो खेल धीरे धीरे समझ में आ रहा है। आप यूसीसी लाने की बात करते हैं, नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए यूसीसी ला रहे हैं। इस देश में यूसीसी का जो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा वो आदिवासियों पे पड़ेगा। तो ये खेल धीरे धीरे, ये काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, 2 बार चढ़ती है, तीसरी बार नहीं चढ़ती है। अभी तो कह रहे हैं कि सीए भी लागू हो जाएगा। हम सीए लाए थे पिछली बार, एनआरसी कराई थी असम में, रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट क्या रहा? ऐसे ही बैकफुट पे नहीं गए ना, नैरेटिव बनाएं कुछ भी। सर एक चीज़ है इमरान जी, आप माने या ना माने, लेकिन आज के तारीख में मीडिया जब सवाल पूछते हैं या फिर लोग जब कोई भी आलोचना में जाते हैं, धर्म कहीं ना कहीं पे आ जाता है। सर धर्म का मुद्दा आ जाता है, चाहे इस तरफ या उस तरफ, राम मंदिर या फिर ये मस्जिद, ज्ञानवापी, धर्म का मुद्दा आ जाता है। कैसे आप इसका मुकाबला करेंगे? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है आपका और ये सवाल बार बार पूछा जाना चाहिए देश। इसी सब के खिलाफ राहुल गांधी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए नफरत का शोर बहुत होता है। आप चौराहे पर खड़े होकर के बिला वजह, बिना किसी कारण के किसी धर्म विशेष को, किसी व्यक्ति विशेष को गाली देना शुरू करिए, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन आप उसी चौराहे पर खड़े होकर के मोहब्बत की बात करने लगिए तो शायद सुनने वाले लोग आपको कम मिलेंगे। लेकिन अंततोगत्वा जीत मोहब्बत की ही होनी है। देश नफरत, दुनिया में कोई भी देश हो, वो नफरत से बहुत दिन नहीं चल सकता। आप एक बार सत्ता हासिल कर सकते हैं, 2 बार हासिल कर सकते हैं, धीरे धीरे मतलब लोग ऊब गए, नौकरियां नहीं। ये लड़ाई लंबा चलेगा सर या नहीं? ये लड़ाई देखिए, ये शाश्वत लड़ाई है, ये चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो मातृ संगठन है वो ये कोशिश तो 70 साल से कर रहा है, 50 साल से कर रहा है, नाम बदल बदल के कोशिश कर रहा है, छद्म रूप में। कभी जनसंघ बन के आएगा, कभी आरएसएस बन के आएगा, कभी भाजपा बन जाएगा, कभी अलग अलग रूप है उसके। वो लड़ाई तो वो कर रहा है लगातार और वो आगे भी लड़ता रहेगा। लेकिन
इन तमाम कोशिशों के बावजूद अंततोगत्वा एक दिन मोहब्बत जीतती है। बहुत देर स्टार्ट किया आप लोग सर, क्योंकि ये सवाल पूछना इम्पोर्टेंट है। आप बीजेपी को बहुत सारे मुद्दों पे दोषी ठहरा रहे हैं, उन पे टिप्पणियां कर रहे हैं सर, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ एक आरोप जो बहुत लंबा चला है कि कांग्रेस ने अपीसमेंट पॉलिटिक्स की। मुझे हैरत है ये जो भाजपा नैरेटिव बनाती है, कौन सा अपीसमेंट? समाज के किसी तबके को उसके जीने खाने रहने का अधिकार देना अपीसमेंट है? अलग से आप किसी को कुछ नहीं दे रहे। अगर आप आदिवासियों के लिए अलग से आपने स्कूल खोल दिया तो क्या ये आदिवासियों का अपीसमेंट है? जो वर्ग पिछड़ा, अगर दलितों को आपने आरक्षण दे दिया तो क्या ये दलित तुष्टीकरण है? लेकिन भाजपा माइनॉरिटीज के खिलाफ एक नैरेटिव बनाती है। माइनॉरिटीज का मतलब सिर्फ मुसलमान, जैन को इस देश में माइनॉरिटीज का दर्जा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया। भाजपा जो नैरेटिव बिल्ड करना चाहती है वो बहुत बारीक महीन खेल है, जिसे कम से कम हम जैसे युवा समझते हैं। और मैं देश को भरोसा दिलाता हूं कि ये जो बारीक खेल है, इस खेल को खत्म करेंगे हम सब। और मुझे गर्व है कि राहुल गांधी इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। ये सवाल बहुत लंबा चला है, इसीलिए दूसरा एक जो एप्रीहेंशन है उसको भी जगह मिला, और वो एप्रीहेंशन को जब बार बार सामने लाया गया कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, और बार बार दर्शाया गया कि देखो इतना लंबा अपीसमेंट पॉलिटिक्स चला है, इसीलिए हिंदू खतरे में, आपको जागरूक होना पड़ेगा। और ये नैरेटिव बहुत लंबा चला। जिस देश में आप इसको जिस देश में देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति, देश का उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, देश में गृह मंत्री, देश का रक्षा मंत्री, देश के सारे मंत्री, देश के सारे मुख्यमंत्री हिंदू धर्म से ही आते हैं, वो उसमें भाजपा कितनी बेशर्मी के साथ ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है कि हिंदू खतरे में है। मुझे हंसी आती है, मुझे हंसी आती है। ये जो खेल है ना, वो कुछ दिन चलता है। हिटलर ने कहा था एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच ना मान लिया जाए। तो झूठ इन्होंने बोला, धीरे धीरे सच मान लिया गया। लेकिन झूठ वाले सच की मियाद बहुत छोटी होती है। आप क्या उनको हिटलर कह रहे हैं? तानाशाह जरूर कह रहा हूं। ओके। हमेशा कहता हूं और हमेशा कहता रहूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, हमें सड़क पे नहीं बोलने दिया जाएगा। हमें पार्लियामेंट 146 सांसद एक साथ संसद से निलंबित किए जाएं बिल पास कराने के लिए, उनको कहीं सुना ना जाए। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या? सर, आपने एक वर्ड यूज़ किया, आप युवा है, और यूथ के एस्पिरेशंस, जब अब मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा सिर्फ नहीं, मैं अगर बाहर में लोगों से बात करूं, और आपको ये चीज़ शायद मैं दिखाने की कोशिश भी करूंगा, रिपोर्ट आपको भेजूंगा। आज आप लोग का रैली ख़त्म होने के बाद बच्चों को मैंने देखा, वो सारे फ्लेक्स उखाड़ के वो लोग लेके जा रहे। तो मैंने पूछा आप क्या करोगे इसका? उन्होंने कहा कि इसको हम बेच के कुछ पैसा लेके जाएंगे घर में। महिलाएं जो उसको तोड़ के लेके गया वो बैम्बू स्टिक्स को, उन्होंने कहा इससे हम लोग घर में चूल्हा जलाएंगे। पॉवर्टी एक मुद्दा है सर, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा। प्रधानमंत्री जी ने अपनी शुरुआत में ये कहा था ना कि हम इस देश में 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे। 15 लाख मिलेगा सबको। 15 लाख तो अमित शाह तक उसको जुमला कह चुके हैं, वो जुमला ही था, वो तो झूठ था ही। लेकिन प्रधानमंत्री ने डंके की चोट पे वो छाती पीट के जो कहते हैं ना, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था ना, तो 20 करोड़ नौकरियां उधार है ना नरेंद्र मोदी जी के कंधों पर, भाजपा सरकार के कंधों पर। तो वो 20 करोड़ नौकरियां, और जो युवा घूम रहे हैं बेरोजगार, वो कब तक धर्म की अफीम सूंघ करके खामोश रहेंगे या बहके रहेंगे? एक दिन तो उन्हें रोजी रोटी पेट का सवाल उनके सामने आएगा ना। और हम जानते हैं कि यह लड़ाई लंबी है, हर दौर में लंबी रही है। कोई भी युग रहा हो, त्रेता युग रहा हो, सतयुग रहा हो, द्वापर रहा हो, या अब कलयुग है, हर दौर में मोहब्बत की और सच्चाई की लड़ाई मुश्किल रही है और लंबी रही है। लेकिन लोग लड़े हैं ना,
लोग लड़े हैं, लोग लड़ेंगे, और एक आदमी कोई उठ खड़ा होगा। गांधी उठ खड़े हुए अंग्रेजों के खिलाफ ना, पतले दुबले, बिना कपड़ों के, बहुत कम कपड़ों के, एक धोती एक लाठी, तो इतनी बड़ी हुकूमत जिसका कभी सूरज नहीं डूबता था ना, उसे उखाड़ फेंका ना भारत के लोगों ने। बहुत सारे तो इस दौर का गांधी उठ खड़ा हुआ है। लेकिन सवाल है कि वो गांधी क्या सबको साथ में लेके चल पाएगा? क्योंकि बिल्कुल लीडरशिप पे सवाल बहुत लोगों ने उठाया है। देखिए, राहुल गांधी से ज्यादा उस व्यक्ति का परिवार त्याग करने वाला परिवार है। आप नेहरू जी के त्याग को आसान समझते हैं। आज राहुल गांधी का घर छीन लिया आपने। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूं, इलाहाबाद में रहा हूं। आप कभी इलाहाबाद जाइए और वहां देखिए, एक आनंद भवन है। आज उसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 2000 करोड़ रुपया होगी। पंडित मोतीलाल नेहरू उस घर में रखा करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उस दौर में वो घर था उनके पास। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? देश को दान कर दिया आनंद भवन। आप उस परिवार के चश्मो चराग से आप घर छीन लेते हो। ये त्याग नहीं है तो और क्या है? इंदिरा जी ने एक एक लहू का कतरा इस मिट्टी पे दान कर दिया ना। राजीव गांधी कुर्बान हो गए इस देश में ना। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया ना। तो आप ये कह रहे हो कि क्या राहुल गांधी सबको साथ लेकर चल पाएंगे? सबको साथ लेकर चलने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है खुद का त्याग करना। आप कह रहे हैं अगर नौबत आए तो प्रधानमंत्री का चेयर भी त्याग करने के लिए राजी है? नहीं, हम राहुल गांधी जी के लिए प्रधानमंत्री का पद बहुत छोटा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, और यह भी कह रहा हूं कि आज के दौर में जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो राहुल गांधी कर रहे हैं। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो राहुल गांधी धान लगाने वाले किसानों के साथ खड़े मिलते हैं आपको। जब किसान 700 किसान आत्महत्या कर चुके होते हैं, मर चुके होते हैं सरहद पर, बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर प्रोटेस्ट करते हुए। एक दिन जब हम सो के उठते हैं तो राहुल गांधी मुखर्जी नगर में छात्रों के बीच में बैठे होते हैं। वो छात्र जो परेशान हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जिनको सीने से लगाना था प्रधानमंत्री को। एक दिन हम सो के उठते हैं तो राहुल गांधी कहां खड़े हैं? मणिपुर में खड़े हैं, जो काम प्रधानमंत्री को करना था। राहुल गांधी कहां खड़े हैं? मोटर मैकेनिकों के बीच, ट्रक ड्राइवरों के बीच। वो ट्रक ड्राइवर जो सरकार के लाए हुए कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको कौन हिम्मत देने के लिए पहले खड़ा है? राहुल गांधी खड़े हैं। तो जो विजन है राहुल गांधी का, वो नरेंद्र मोदी जैसे इंसान से तो लाख गुना बड़ा है। बस देश पहचान ले, देश समझ पाए, युवा समझ पाए, और हम सब कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मणिपुर का जिक्र आपने किया, मैं मणिपुर पे सवाल नहीं पूछूंगा। ये जगह बहुत व्यक्तिगत है मेरे लिए। मैंने इतने सारे रिपोर्ट्स फाइल किए, इतने सारे लोगों से मिला, और इतने सारे लोगों के दुख मैंने इतने नज़दीक से देखा। शायद सवाल पूछने का जो एक हिम्मत होता है वो धीरे धीरे मेरा कम होते जा रहा है। वो दुख भारी हो रहा है मेरे ऊपर। मणिपुर के लिए 2 लाइन आप आप शायर साहब है। तमल, आप सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं क्योंकि आपने वहाँ रिपोर्टिंग की है। आप सोचिए, सरकार के पास तो सारे इनपुट रहे होंगे ना, सारे इनपुट, सारी घटनाएं, सारे जले हुए घर, उनके पास तो सब कुछ है ना। प्रधानमंत्री जी के पास तो सारी सैटेलाइटें मौजूद हैं, अपनी वाली, पर्सनल वाली। वो तो बादल हटा के रडार भी देख लेते हैं। लेकिन आप विश्वास करें कि पार्लियामेंट में हम सबको मणिपुर का मां नहीं बोलने दिया गया। सांसदों को निलंबित किया गया मणिपुर पर प्रोटेस्ट करते हुए। और जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मणिपुर के लिए रात में बैठ करके गांधी स्टैचू पे, पार्लियामेंट का जो बाहर का एरिया है, वहाँ बैठ करके रात में प्रोटेस्ट करते थे, मैं वहाँ साथ में रुका हूँ पूरी रात। मच्छर काटते थे वहाँ हमें। क्यों? क्योंकि हम मणिपुर के लिए लड़ रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने एक शब्द संसद के अंदर मणिपुर के लिए नहीं बोला, एक शब्द। मैंने तो पूरी नज्म लिखी, सुनना चाहेंगे? हाँ, मैं वो बड़ी भावुक सी नज्म है। मैं लिटरली, मेरे लिए भी, मैं उस नज्म को मैं पूरे देश में जाके पढ़ रहा हूँ कि दर्द कितना किसे अब सुनाएं सुनो, जख्म अपना कहाँ अब दिखाएं सुनो, रोएं चीखें या फिर गिड़गिड़ाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। सब्ज़वादी, सब्ज़ मतलब हरी वादी, सब्ज़वादी मेरी इन दिनों जर्द है, सब्ज़वादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या बताएं यहाँ कौन हमदर्द है। जिन पहाड़ों पे था नाज मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है।
आ गई हैं हज़ारों बलाएं, सुनो मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। हम मणिपुर के लिए लगातार, मतलब वो जो दृश्य था कि एक बेटी को बिना कपड़ों के परेड कराई जा रही है, हुजूम परेड करा रहा है, उस विजुअल को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी की किसी महिला नेत्री, किसी मंत्री, किसी के एक शब्द नहीं निकले। अधीर रंजन चौधरी जी ने एक शाब्दिक त्रुटि कर दी थी, राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी एक शब्द जो एक वो उनकी, चूंकि वो बंगाली बोलते हैं तो हिंदी में उतने सहज नहीं होते, तो उसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की पूरी महिला सांसद और सबने मोर्चा निकाला और एक बेटी को सरेआम, मतलब जिसके विजुअल देश के सामने थे। और सिर्फ वो नहीं सर, मैंने बहुत मतलब उस पर क्या ही बोले, सारे बहुत शर्मनाक है। इतने सारे महिलाओं से मैंने मिला और दोनों संप्रदाय से, एक संप्रदाय से नहीं, दोनों संप्रदाय से महिलाएं विक्टिम्स हुए इस वॉर हाँ, में। तो और शायद ये एक वॉर का इतिहास के पन्नों से भी अगर देखें तो वॉर में सबसे ज्यादा विक्टिम्स जो होते हैं वो महिलाएं, हमेशा दुनिया में बच्चे, किसी भी जंग में। And it hurts me when I see that children and women are the worst victims. मैं पिछली दफा जब गया, एक 6 महीना का बच्चा, 6 महीना भी नहीं हुआ होगा, उनके पापा को मार दिया गया और उनकी माँ, अभी उनको मालूम नहीं कैसे वो संसार टानेंगे। ना कोई कॉम्पेंसेशन मिला है क्योंकि बॉडी तब तक नहीं मिला था, सो ना कॉम्पेंसेशन मिला है, और कॉम्पेंसेशन मिलने से भी वो कह रहे हैं कि 5 लाख मिल जाए, 10 लाख मिल जाए, मेरे बच्चे का बाप कहाँ पे है। तो भाई यही मैं मतलब आखिरी बात का जवाब आपके दे रहा हूँ। पहले सरकारें रही हैं, पहले भी सरकारों के वक्त में हादसे हुए हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन एक शब्द होता है उर्दू में बेहिस हो जाना, मतलब बेशर्म से भी ज़्यादा एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाती है कि बेहिस, मतलब कोई मतलब ही नहीं, कुछ भी हो, किसी का भी घर जल जाए, किसी का कुछ हो जाए। दरअसल ये सरकार बेहिस सरकार है, कोई मतलब ही नहीं, जैसे उनको अपने है ही नहीं है लोग, उनके लिए राजनीति का मतलब लोगों की सेवा या लोगों के लिए सर्व करना, ये सब कुछ नहीं। वो चंद उद्योगपति दोस्तों के प्रधानमंत्री हैं। गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं, जो खुद दौलत के भूखे हैं गरीबी क्या मिटाएंगे। गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है, गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे। नारे लगा करके आए फ़कीर, गरीब, चाय बेचने वाला, 10 लाख का सूट, मोबाडो की घड़ी, चश्मा, फैशन शो। तो चूँकि मैं राजनीति की दुनिया से नहीं आया हूँ, संवेदनशील हूँ, तो ये चीज़ें मुझे व्यक्तिगत तौर पे हर्ट करती हैं और तकलीफ़ देती हैं। इसीलिए राहुल गांधी के साथ खड़ा हूँ कि वो आदमी सच्चा है। जिसे राजकुमार कहते थे वो एक टी शर्ट में पूरे देश की खाक छान रहा है, और जो खुद को गरीब बताते थे वो 85-100 करोड़ रुपए के जहाज में पूरी दुनिया घूम रहे हैं। उनके डिजाइन किए हुए कपड़े लाखों के होते हैं। चाय वाला है वो, बस वो मतलब वो तो झूठ का एक नैरेटिव है। आज तक पूरी दुनिया में मुझे कोई नहीं मिला जिसने बताया कि हमने उनके हाथ की बनाई हुई चाय पी है। एक आदमी नहीं मिला जिसने बताया हो कि हमने उनके साथ पढ़ाई की है। हमारा आपका प्रोफेशन जो है उसमें तो आप 2-4-10 लोग मिल जाएंगे ना। अगर हमारी फैमिली में किसी की कोई शॉप भी रही होगी तो 2-4 कस्टमर तो मिलेंगे ना। कोई नहीं मिला आज तक जिसने बताया कि हमने उनकी बेची हुई चाय पी है, नहीं मिला ना। अगर इतना सारे झूठे हैं सर तो टिके कैसे है? मीडिया बहुत मतलब सच्चाई है, एक मशीनरी है उनके पास जिसमें मीडिया बहुत सपोर्ट कर रहा है। सोशल मीडिया उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। मतलब सरकारी तंत्र का कितनी बेशर्मी से दुरुपयोग हो सकता है वो इस सरकार ने देश को, दुनिया को दिखाया है। आपको भी ईवीएम पे संदेह है सर? ईवीएम, एक रिपोर्ट निकला है कि ईवीएम जो बोर्ड है उसमें डायरेक्टर्स जो है वो, देखिए हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, जब भी इस तरह के प्रेजेंटेशन समय समय पर सामने आते हैं तो संदेह बिल्कुल पैदा करते हैं। और अगर मतदाता संदेह में है, देश का एक बड़ा तबका संदेह में है कि ईवीएम संदेह वाली चीज़ है, तो इलेक्शन कमीशन को फेयर इलेक्शन करने के बारे में सोचना चाहिए। मेरा आखिरी 2 सवाल, और ये सवाल नहीं है। पहला, बिल्किस बानो के लिए आप 2 शब्द क्या कहेंगे? और आखिरी, प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी के लिए आप क्या कहेंगे? 2 सवाल, 2 आखिर में पंक्तियां। मैं हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ। हाँ। और मैं हमेशा से एक सूत्र वाक्य श्लोक पढ़ता रहा हूँ,
यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये सिलेबस में पढ़ता रहा हूँ मैं, संस्कृत भी पढ़ी है मैंने हाई स्कूल तक, तो मैं तो इससे सुन सुन करके बड़ा हुआ हूँ। और फिर हमने देखा कि किस तरह से सरकार, मतलब बिल्किस और मणिपुर की वो बेटी जिसे बिना कपड़ों के परेड कराया गया, वो एक जैसी ही तो है। कठुआ की आसिफा हो, हाथरस की दलित बिटिया हो, उन्नाव की बेटी हो, सोनभद्र की बेटी हो, सारी बेटियां एक ही जैसी हैं। और सारी बेटियों के प्रति इस सरकार की जो सोच है वो इतनी शर्मनाक है कि बस क्या ही कहें। मतलब मैं साहित्यिक आदमी हूँ, वो भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आप टायर्ड हैं मुझे मालूम है, और आपको मैं छोड़ने वाला हूँ, अभी आप जाइए रेस्ट कीजिए। लेकिन सभा में मैंने आपका एक गाना सुना और जो लोग तालियां बजा रहे थे, आप भी हंस रहे, तो थोड़ा जो दर्शक है उनके लिए। नहीं, वो मेरी कविता है कि कहाँ सोया है चौकीदार, वो बड़ी पॉपुलर कविता है। मालूम है सर। चौकीदार चौकीदार खुद को कहते रहे ना, तो मैंने उस पर कविता लिखी थी कि कहाँ सोया है चौकीदार, गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। एब्सोल्युटली, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। विद वीडियो जर्नलिस्ट रोनी शात्रा हियर इन पूर्णिया, बिहार। दिस इज तमाल शाह फॉर न्यूज़ द ट्रूथ, NTT।